हाय एंड वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर कोर्स यूजिंग सी प्लस प्लस। इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज एरे। 3 सेशंस पर हम इस टॉपिक को रखेंगे। फर्स्ट सेशन यानी इस सेशन पर हम जान सकेंगे कि एरे, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे क्या है और उसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट सेशन पर हम जानेंगे कि जैग एरे क्या है। एंड थर्ड में हम एरे के ऑपरेशंस को कम्प्लीटली जानेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ कि डेटा स्ट्रक्चर्स के इस एरे के अंदर कितने तरह के ऑपरेशंस होते हैं और वो इंटरनली किस तरह से वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एज अ वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बता दो चलो कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली और अपकमिंग वीडियोस तमाम मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद रहेंगे। आप फादर हुसैन सी एस सर्च करने के बाद यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिस्प्लेस की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन सी एस blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें पर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर आपने फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सी या पाइथन से स्टार्ट किया है तो आप एरे एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स को आपने इस्तेमाल करते हुए मज़ीद मल्टीपल वे से देखा होगा जहाँ पर हमने होमोजीनियस कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर किया, यानी ऐसे डेटा कलेक्शंस टाइप्स जिसमें सेम डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ हो। उसमें जो डेटा टाइप्स वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी, यानी एक ही तरह की वैल्यूज़ के कलेक्शंस को स्टोर किया जाता है और हम एरे में सेम डेटा टाइप्स के कलेक्शन को स्टोर करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। होमोजीनियस कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज़ को होल्ड करता है और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस इसमें होती है। इसका मतलब ये है कि सेम ब्लॉक के अंदर एरे जाकर स्टोर होता है और सेम सीक्वेंस के साथ उनकी मेमोरी एड्रेस होती है। फर्स्ट टाइप इसके अंदर वन डायमेंशनल एरे, जिसे 1D एरे कहा जाता है, वो होता है। इसमें सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलती है। दैट्स थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। एलिमेंट वो वैल्यूज है जो आपके एरे के अंदर स्टोर्ड है। फॉर एग्जांपल हियर इट इज अ सी ओ डी आई एंड सो ऑन। द सेकंड वन इज अ इंडेक्स नंबर, एंड इन अ एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि एरे के एलिमेंट सी ओ डी एंड सो ऑन है और इसकी इंडेक्स वैल्यूज जीरो, यानी ये इंडेक्स जीरो पर मौजूद है एंड वन, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू ऑनवर्ड। And the third thing is a memory address. तो मेमोरी एड्रेस हमने सेकंड सेशन के अंदर तफसीलन जाना था, जहाँ पर हमने स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखी थी और यही मेमोरी एड्रेस है जो कंटिन्यूअस फॉर्म पर मौजूद होती है। वन डायमेंशनल एरे के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक ही डायरेक्शन से वैल्यूज होती है, यानी लेफ्ट टू राइट के अंदर हम वैल्यूज को यहाँ पर शो होता हुआ देखते हैं। सेकंड टाइप टू डायमेंशनल एरे की है, यानी इसमें वैल्यूज रॉज एंड कॉलम के फॉर्म पर होती है, यानी रॉज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशंस को टू डायमेंशनल एरे कहा जा रहा होता है। इसकी इंडेक्सिंग फ्रॉम बोथ साइड, रॉ के साइड से भी जीरो से स्टार्ट होगी, कॉलम में भी, जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इंडेक्स नंबर 0 1 2, दैट इज इंडेक्सेस ऑफ द रॉज, एंड सेम फॉर द कॉलम 0 1 एंड 2 एंड सो ऑन, जितने भी आप कॉलम्स एंड रॉज रखना चाहें। तो इसकी इंडेक्सिंग इस तरह से रीड की जाएगी कि जिस एलिमेंट्स को मैं रीड कर रहा हूँ उसके इंडेक्स नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या रॉज एंड कॉलम के रिस्पेक्ट से रीड किया जाएगा। तो इस वक्त बी का जो इंडेक्स है वो है 1,2, यानी 1 रॉ है इसके और 2 कॉलम है। सिमिलरली फॉर द सी 2 0, ठीक है, इसका इंडेक्स 2 0 होगा। इस तरह से इसे लिखा जा रहा होता है। तो ये बेसिक टाइप्स हो गए और अंडरस्टैंडिंग हो गई कि एरे क्या है और उसकी इंडेक्सिंग किस तरह से रीड की जाती है, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। इसमें भी तीन चीज़ें ही कंसिडर की जाएंगी। एलिमेंट, यानी वो वैल्यूज जो इसमें स्टोर्ड है, उसका इंडेक्स नंबर जो रॉज एंड कॉलम के जरिए से रीड किया जाएगा, एंड थर्ड उसकी मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस, जिस जगह पर वो स्टोर हुआ है, और उस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए एज वी नो कि पॉइंटर का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सो द नेक्स्ट थिंग हियर कि जब हमें एरे के एलिमेंट्स दिए जाते हैं, स्पेशली आप जब इनिशियली सी प्रोग्रामिंग पर वर्क करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर लेंथ को फाइंड करना भी एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम होता है। ऑल्दो हम सी प्लस प्लस या फिर जावा के अंदर या सिमिलरली सी शार्प के अंदर कुछ बिल्ट इन मैथड्स के ज़रिए से भी एरे के लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें होनी चाहिए कि लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला क्या है। सो टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एरे वी नीड द अपर बाउंड, विच मीन अपर इंडेक्स या फिर हायर इंडेक्स ऑफ योर एरे, minus lower bound, which means lower index number of your array, and plus 1, that will be the constant term here. And by using these values we can find the length of the array. How? For example, here it is a 5 element in an array that is start from 2 to onward 7, और ये indexing values है 0 1 2 3 so on। तो अगर मुझे इस complete array की लेंथ मालूम करना हो तो मैं upper bound देखूंगा जो कि 0 है, सॉरी लोअर बाउंड 0 है और upper bound 4 है। तो 4 minus 0, क्योंकि upper पहले लिखना है, 4 minus 0 plus 1, तो ये 5।
अब सवाल ये होता है कि ये तो देखकर ही हमें पता चल रहा था। तो सम टाइम ऐसा सीक्वेंस भी आता है कि हमें ज़रूरत होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक की लेंथ मुझे मालूम करनी है, ठीक है? 100 में से कोई स्पेसिफिक रेंज से लास्ट तक की वैल्यूज़ को अगर हमें लेंथ मालूम करना हो, तो वहाँ पर भी ये फ़ॉर्मूला यूज़फुल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 का इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 है, तो ये लोअर हो गया, 4 हमारा ग्रेटर हो गया। तो 4 - 2 + 1 यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो इसकी लेंथ मुझे 3 मिल जाएगी और यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो 3 ही इसकी लेंथ आ गई। तो इस तरह से हम लेंथ के फ़ॉर्मूले को इस्तेमाल करके गिवन एरे के एलिमेंट्स का काउंट बता सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर मिल जाए तो उस स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर से मैं उस इंडेक्स नंबर के मेमोरी एड्रेस को भी बता सकता हूँ, ठीक है? पॉइंटर के ज़रिए से तो हम ये काम कर रहे थे, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि पॉइंटर हमें हमेशा एरे के फर्स्ट एलिमेंट का मिलता है। फिर उसके बाद हम लूपिंग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक पीटीआर पॉइंटर बनाया, तो इस पीटीआर के अंदर ये वैल्यू ऐड होगी या सेव होगी और उसके बाद हम लूप में आइट्रेट करवाएँगे इसे। तो उसके ज़रिए से हमें नेक्स्ट एलिमेंट का पता चल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो नेक्स्ट एलिमेंट 1002 है, 4 है, 6 है, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस फॉर्म पर होता है और इस तरह से हमें पता चलता है। लेकिन ये फ़ॉर्मूला हमें ये कहता है कि मैं स्पेसिफिकली किसी इंडेक्स नंबर से बता सकता हूँ कि उसका मेमोरी एड्रेस क्या होगा। हाउ? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इंडेक्स नंबर 4 पर जो 88 मौजूद है, उसका मेमोरी एड्रेस फाइंड करना है। तो फ़ॉर्मूला सेज़ कि जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है, बाय यूजिंग पीटीआर तो फर्स्ट इंडेक्स का आप मेमोरी एड्रेस बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट इंडेक्स नंबर व्हिच मीन फर्स्ट इंडेक्स मेमोरी एड्रेस +2। अब यहाँ पे +2 इसलिए इस्तेमाल किया गया है, ये देखा जाएगा कि आप किस तरह के कंपाइलर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 32 कर रहे हैं तो 2 बाइट्स का इंटीजर लेंगे, वरना आप 64 पे 4 बाइट का ले रहे होंगे। तो अभी हम 2 बाइट का है, तो हमने 2 कंसीडर किए हैं यहाँ पर। उसके बाद वो इंडेक्स नंबर जिसका आपने मेमोरी एड्रेस मालूम करना है और माइनस कर देंगे उसके लोअर इंडेक्स नंबर से। लोअर इंडेक्स का मतलब है कि जो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर होगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर 0 है, तो -0 किया मैंने, सॉल्व किया, यहाँ पर 1008 हमें मेमोरी एड्रेस मिल गया जो इस 4 इंडेक्स का है। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की रेंज दी जाए और उसमें कहा जाए कि 6 का फॉर एग्जांपल मुझे मेमोरी एड्रेस बताना है, तो बाय यूजिंग द सेम लॉजिक जो अभी हमने प्रीवियस देखा, वो अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे भी लॉजिकली उस इंडेक्स का मेमोरी एड्रेस बता सकेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकली किस तरह होगा, वो लॉजिकली हमने यहाँ पर रीज़न समझा हुआ है, ठीक है? इसी चीज़ को भी हम कोड पे भी इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे जब ऑपरेशंस एरे के ऑपरेशंस डिस्कस कर रहे होंगे। अनदर थिंग्स एरे को डिफरेंट तरीके से डिफाइन और इनिशियलाइज किया जा रहा होता है। इधर आप सी पे करें, सी शार्प या जावा पे कर रहे हो। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर इंटीजर्स एरे ऑफ कलेक्शन वैल्यूज़ की है जो 5 एलिमेंट को स्टोर कर रहा है और ये 5 उसके एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं स्टोर होने के बाद। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो जैसे कि हमने मेमोरी लीकेज का कॉन्सेप्ट देखा कि अगर एक एरे डिफाइन कर रहे हैं तो उस एरे की यहाँ पर हमने लेंथ बता दी या उसकी कैपेसिटी बता दी कि 5 एलिमेंट की होगी, लेकिन उसमें मैंने 2 ही वैल्यूज़ स्टोर कर दी। तो 2 वैल्यूज़ उसमें ज़रूर स्टोर हो गई, लेकिन इसके अलावा गार्बेज वैल्यूज़ आ रही हैं जिसकी वजह से मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एरे को कितने तरीकों से इनिशियलाइज़ एंड डिफाइन किया जाता है। थर्ड में एरे की सेकंड इनिशियलाइजेशन मेथड है जिसमें आप साइज़ कन्फर्म नहीं बताते या कन्फर्म नहीं जा रहे होते हैं या आपको पता नहीं होता कि कितने एलिमेंट्स वहाँ पे स्टोर हो सकेंगे। तो उस बिहाफ पर आप इसे ब्लैंक करते हैं। दैट इज़ जस्ट अ सेंस ऑफ द डीएमए, बट यहाँ पर डीएमए कंप्लीटली इस्तेमाल नहीं होता ये स्टैटिक ही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है जब वी आर नॉट श्योर अबाउट द काउंट, ठीक है? क्योंकि ये डायरेक्टली जाकर तो ऑक्युपाइड उतना ही एरिया करेगा जहाँ पर जो आप एलिमेंट बता रहे हो, ठीक है? लेकिन बस ये एक सेंस होता है जिसकी वजह से हम इस नंबर को इस्तेमाल किए बगैर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द वैल्यूज एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर करवा रहे होते हैं। तो सेम सीक्वेंस के साथ आप देखें कि यहाँ पर साइज डिफाइंड हो गया कि जितने एलिमेंट आपने बताए थे उतने ही साइज उस एरे का हो गया। सिमिलरली फॉर द सेंस सेम सेंस के मैंने 5 ब्लॉक्स बनाए और 0 से इनिशियलाइज कर दिया, तो एक वैल्यूज पे 0 तो स्टोर हुए, उसके अलावा जितने भी वैल्यूज है वो गार्बेज की ब्याह पर भी 0 से ही इनिशियलाइज हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं एरे को मल्टीपल वे से लिखने का और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट स्टैटिक पे ही डिस्कस हो, ठीक है? ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस के बिहाफ पर डिस्कशन। अब जब हम स्टैटिक के बिहाफ पर बात कर रहे हैं तो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से जाना कि हम डेटा स्ट्रक्चर में पॉइंटर या डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को मल्टीपल वे से कॉल कर रहे होते हैं क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स में इसी पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के जरिए से डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के ऑपरेशन डिफाइन किए जा रहे होते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज अ पॉइंटर। एज वी नो पॉइंटर इज अ रेफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द अनदर वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल है या टाइप ऑफ द वैल्यूज है जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज का एड्रेस स्टोर करता है। Static array, in this type of the array, memory is allocated at compile time, having a fixed size of it. We cannot alter or update the size of the array. As we know कि static के अंदर size fix होता है, हम size को change नहीं कर सकते और ना ही उसे update कर सकते। Whereas a dynamic array in this type of the array, memory is allocated at the runtime, but
नॉट हैविंग द फिक्स साइज, इसका साइज फिक्स नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ द अपडेशन रिक्वायरमेंट वहाँ पर जाके हम इसके साइज को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे मैंने सिंपली एरे का साइज इंटीजर साइज के साथ बता दिया और उसके तमाम एलिमेंट सेव किया। तो ये वो ब्लॉक है जो मेमोरी में जाकर स्टोर हो चुका है, उसका कोई मेमोरी एड्रेस भी होगा, ठीक है, जिस सीक्वेंस के साथ उस मेमोरी एड्रेस में वो जाके कॉन्टिग्यूअस फॉर्म पे सेव हो रहा है। लेकिन इसी को जब मैं डायनेमिकली बनाऊंगा तो एज वी नो न्यू कीवर्ड के साथ हम डायनेमिक मेमोरी साइज एलोकेट कर रहे होते हैं, जो कि हमेशा रेफरेंस टाइप होता है यानी पॉइंटर टाइप होता है। और इस वक्त ये पॉइंटर जो ए स्टैटिक के साथ यहाँ पर है वो इस एरे के पहले इंडेक्स को रेफर कर रहा है और प्लस आई आइट्रेट करते हुए मैं इनकी वैल्यूज को आइट्रेट कर लूंगा और नेक्स्ट पे जो भी मेमोरी एड्रेस होगा उसे एक्सेस करते हुए अपनी वैल्यूज को इसमें इंसर्ट भी करवा सकता हूँ और उस इंसर्टेड वैल्यूज को इसी सेम लॉजिक के साथ डिस्प्ले भी करवा पाऊंगा। तो दैट इज द एसेंस एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जिसमें हमारा साइज फिक्स नहीं होता और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसमें चेंजिंग कर रहे होते हैं। तो कुछ बेसिक फ़र्क हैं जो हमने सेकंड सेशन में भी समझ लिया था, लेकिन यहाँ पर हम एरे के ऑपरेशंस के साथ उन्हें डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम इन चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। द मेमोरी एलोकेशन अकर ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम, जबकि जब वो स्टैटिक होता है, और यही चीज़ जब वो डायनेमिक होती है तो वो रन टाइम पर एग्जीक्यूट हो रही होती है। स्टैटिक के अंदर एरे साइज फिक्स होता है, वी कैन नॉट चेंज इट, लेकिन इसमें फिक्स नहीं होता और हम चेंज उसे कर सकते हैं। जब स्टैटिक इस्तेमाल होता है तो मेमोरी स्पेस स्टैक से यूज़ हो रही होती है और हीप में से उस वक्त इस्तेमाल हो रही होती है जब हम डायनामिक यूज़ कर रहे होते हैं। द एलिमेंट आर सेट जीरो और टू द एम्प्टी स्ट्रिंग। जब हम स्टैटिक लेते हैं तो उसमें जीरो से उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं या एम्प्टी कर सकते हैं, वेयर एज डायनामिक के अंदर द एरे एलिमेंट कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द इरेज स्टेटमेंट एंड द मेमोरी इज देन रिलीज्ड। यानी जब आप रेज स्टेटमेंट या डिलीट स्टेटमेंट लगाएंगे तो उसके बाद ही वो मेमोरी रिलीज होगी, ऐसे रिलीज नहीं हो सकती। And the fifth one, the array can be initialized but not erased. स्टैटिक के अंदर हम इनिशियलाइज तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो कंपाइलर कंप्लीट करेगा अपनी कोड को तो वो खुद ही उसको डिलीट कर सकेगा। हम उसे हैंडल नहीं है, यानी उसका स्कोप लोकल होने के साथ साथ हमारे हैंड ओवर नहीं, वो कंपाइलर ही उसको सारी चीज़ों को देख रहा है और डिलीट कर रहा है। वेयर एज इन अ डायनामिक दिस एरे कैन नॉट बी रीड और राइट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग के बाद हम उसे रीड और राइट नहीं कर सकते और साथ ही साथ हम उसे फोर्सली भी डिलीट करवा सकते हैं जब हमें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने एरेज के हवाले से जान ली कि एरे वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे क्या है, स्टैटिक और डायनामिक का कॉन्सेप्ट उसमें किस तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है। कुछ कोड एग्जांपल्स देख लेते हैं तो बेसिक चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम जैक्ड एरे को भी जानेंगे और देन एरे के कंप्लीट ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे जो डेटा स्ट्रक्चर्स के रिस्पेक्ट से बहुत ही अहम। तो फर्स्ट एग्जांपल वन डायमेंशनल एरे की है, ठीक है। आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ। सबसे पहले हमने एक एरे यहाँ पर डिफाइन और इनिशियलाइज किया 5 साइज का, जो कि स्टैटिक साइज को इनिशियलाइज कर रहा है विदाउट रेफरेंस मैंने यूज़ किया है। फिर मैंने एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाया आइट्रेट करते हुए। लूप की वैल्यूज आई की वैल्यू 0 से 4 रखी है यहाँ पर और ये तमाम एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा। वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो हम सी के अंदर भी करते हैं। फिर मैंने एक और एरे लिया 10 एलिमेंट साइज का और फोर्सली यहाँ पर वैल्यूज डिफाइन कर ली हैं और मैं इनका सम मालूम कर रहा हूँ सेम लॉजिक के साथ। मैंने आइट्रेट किया, सम की वैल्यू 0 से हर एक आइट्रेशन पर उनकी वैल्यूज उसमें ऐड करता जा रहा हूँ और लूप के बाहर आकर मैंने सम को डिस्प्ले करा दिया। फिर एवरेज निकालकर उस एवरेज की वैल्यूज को डिस्प्ले किया जा रहा है। वेरी सिंपल कोड। इसमें हमने सिर्फ यहाँ पे ये जान लिया कि C++ सिंटैक्स में एरे को लिखकर आइट्रेट किस तरह से किया जाता है। आइट्रेट का मतलब ट्रैवर्स का मतलब तमाम वैल्यूज को इंडिविजुअली रीड करना, उन्हें प्रिंट करवाना, और इसी तरह से अगर वो उनमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे सम का बेसिक ऑपरेशन है, तो वो किस तरह से होगा, उसके बाद उसकी वैल्यूज डिस्प्ले कैसे की जाएगी। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। वेरी सिंपल कोड है। एग्जीक्यूट इट अगेन एंड हियर इट इज। एरे के तमाम एलिमेंट डिस्प्ले हो गए, ठीक है, जो लूप में हमने किया था। और सेकंड पे हम सम के साथ साथ एवरेज डिस्प्ले कर रहे हैं, तो हियर इट इज अ सम एंड हियर इट इज अ एवरेज। अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो इस बेसिक से कोड के अंदर हमने स्टैटिक अप्रोच इस्तेमाल किए और स्टैटिक अप्रोच के अंदर साइज फिक्स था, वी कैन नॉट अल्टर इट, वी कैन नॉट अपडेट इट। लेकिन सेम कोड को अगर मैं डायनामिक वे से लेके जाऊँ तो वहाँ पर हम रेफरेंस टाइप इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखें हमने सेम एरे यहाँ पर लिया लेकिन वो रेफरेंस टाइप लिए, और जब हम न्यू कीवर्ड के साथ एरे को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम मेमोरी रिजर्व करते हैं डायनामिकली। ये करने के बाद मैंने आइट्रेट किया, आइट्रेट करके तमाम वैल्यू को डिस्प्ले किया और जैसे वो आइट्रेट होकर डिस्प्ले हो गए तो मैंने उस मेमोरी ब्लॉक को जो ARR के नाम से डायनेमिकली बना था उसे फोर्सली डिलीट कीवर्ड के जरिए से डिलीट करा दिया। सेम फॉर द एवरेज, हमने नम के नाम से एरे बनाया न्यू कीवर्ड के साथ जो कि पॉइंटर टाइप का है, आइट्रेट करवाया यानी सम की वैल्यू डिस्प्ले करा के एवरेज निकाली, और फिर हमने डिलीट कीवर्ड के जरिए से जो मेमोरी एलोकेट हुई थी उसे फोर्सली डिलीट करा दिया। यानी हम ना सिर्फ मेमोरी को डायनेमिकली एक्सेस कर रहे थे बल्कि जब उसकी ज़रूरत पूरी हो गई
तो जो हीप से हमने डेटा लिया था, मेमोरी लिया था स्टैक के लिए कि हम डायनेमिकली उसे इस्तेमाल करें, हम उसे वापस दे देते हैं, यानी उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो उसको रिलीज कर देते हैं। आई एम गोइंग टू जूम इट अगेन आफ्टर रनिंग एंड हियर इट इज। सेम एग्जांपल है, देखें सेम कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ और उसके रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगा जो होने चाहिए। तो इंटरनली ये वर्किंग हुई, ठीक है, कि डायनेमिक की, जिसमें हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम रेफरेंस टाइप के जरिए से और न्यू कीवर्ड के जरिए से मेमोरी को एलोकेट करते हैं। और ये वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने तफसीलन देखा था कि ये सी लैंग्वेज के उन 4 फंक्शंस को इक्विवेलेंट वे पे कैसे यूज कर रहा होता है। एंड द लास्ट थिंग 2D, अगर मैं यही 2D के कॉन्सेप्ट में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को इस्तेमाल करूं, सो हियर इट इज अ वेरी सिंपल कोड। हमें सबसे पहले लाइन नंबर 4 को समझना होगा, लेकिन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हमने देखा कि ये वीडियो नंबर 2 के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जब मुझे एक वैल्यू टाइप के एड्रेस को किसी वेरिएबल में सेव करना होता है तो मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ। लेकिन इस वक्त एरे खुद एक पॉइंटर है और उस पॉइंटर की वैल्यूज को मैं जब किसी दूसरे पॉइंटर में स्टोर करवाना चाहूँगा तो वहाँ पर मुझे डबल पॉइंटर की जरूरत होगी, यानी पॉइंटर के रेफरेंस को मैं पॉइंटर के अंदर लेकर आना चाहूँ। तो यही वजह है कि जो मैंने एरे बनाया, जो 5 एलिमेंट एरे है, वो डायनेमिकली एरेज हैं, यानी वो रेफरेंस टाइप है और उन रेफरेंस टाइप की जो वैल्यूज सेव करेगा वो खुद भी एक पॉइंटर। तो यही वजह है कि यहाँ पर डबल स्टार के साथ ARR को इनिशियलाइज किया गया। देन द सेम लॉजिक हमने यहाँ पर एक लूप बनाया और लूप बनाने के बाद उस एरे के तमाम एलिमेंट्स को हम सिर्फ ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवर्स कर रहे हैं। इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि हम उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं अगर मैं सी आउट के अंदर से लिखूँ। तो हमने यहाँ पर ट्रैवर्स किया और हर एक एलिमेंट को जो इस एरे के अंदर मौजूद होगा उसे न्यू कीवर्ड के जरिए से उसकी मेमोरी एलोकेट कर दी। पहले डबल पॉइंटर के जरिए से हर एक एलिमेंट सेव हुआ, फिर आइट्रेट करवा के हर एक एलिमेंट को मैंने रेफरेंस टाइप जो एरे के अंदर मौजूद है, राइट। अब हम 2D एरे के लिए काम कर रहे हैं तो एज वी नो रॉस एंड कॉलम के लिए हमें 2 लूप्स की जरूरत होगी। जो अपर लूप है वो रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो इंटरनल लूप है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हर एक रॉ के अंदर डिफरेंट कॉलम्स की वैल्यूज डिस्प्ले होगी। तो 0 to 4 एज 0 to 4, यानी 4 रॉज एंड 4 कॉलम की वैल्यूज होगी। अब जो भी 5x5 एलिमेंट्स होंगे उसको हमने सी इन के जरिए से इनपुट ले लिया, यानी हम जो 10 इनपुट्स वैल्यूज होंगी 0 to 4 वो हम इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के बाद जो इनपुट वैल्यूज ली गई है सेम लॉजिक के साथ हमने उसे आइट्रेट किया और उसे डिस्प्ले कराने के बाद दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप डायनेमिकली एक वेरिएबल लेते थे तो आपने एक दफ़ा उसे डिलीट करना होता था और जब आप एरे लेते थे तो एक दफ़ा बनाते थे उसे डिलीट करते थे। अभी हमने क्या किया है, एरे के हर एक एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट की है। तो जिस तरह से हर एक एलिमेंट के लिए हमने मेमोरी एलोकेट की है, हर उस एलिमेंट को फोर्सली मुझे डिलीट करना होगा। तो यही वजह है कि मैंने कहा कि डिलीट करो हर उस एलिमेंट को जो 2D एरे के अंदर मौजूद है और जब ये हो जाए तो ओवरऑल जो हमारे पास फर्स्ट एरे बना हुआ था उसे भी डिलीट कर दो जो डायनेमिकली है। लेट्स सी, गोइंग टू जूम आउट नाउ एंड रन इट। तो ये डिफरेंट इनपुट वैल्यूज लेगा, तो मैं उन वैल्यूज के लिए थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ ताकि वो डिफरेंट वैल्यूज में एक दफ़ा ऐड कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ये प्रोग्राम हॉल्ट हो रहा है। आई थिंक देयर इज इश्यूज इन हियर। तो कोड मेरा बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसे ऑनलाइन कंपाइलर पर रन कर लेता हूँ। तो मैंने इसे ऑनलाइन कंपाइलर पर रन कर लिया, सेम कोड है, ठीक है, लूप और उसके बाद टू लूप्स नेस्टेड है या सेकंड है, उसके बाद डिलीट करो उसे। तो हमसे 5x5 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो ये डिफरेंट इनपुट्स मैंने यहाँ पर नंबर दिए और उसके बाद ये फाइनल इसका आउटपुट यहाँ पर 2D के फॉर्म पर प्लॉट। तो बेसिक फोकस हमारा ये था कि हम स्टैटिक और डायनामिक एरे को बनाने का तरीका समझें, उनकी वैल्यूज किस तरह से कंटिन्यूअस मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो रही है, उनको रेफर करना और उनको डिलीट कीवर्ड के जरिए से डिस्प्ले कराने का हमने कंप्लीट मेथड देखा है। एंड द लास्ट थिंग, अगर हम उसके एडवांटेजेस देखें, आई मीन ऑपरेशंस देखें, एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो टाइम टू टाइम हमें पता चलता रहेगा। सो द मेन थिंग हियर इज डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑपरेशन जो नॉर्मली किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैवर्सिंग जो अभी हमने करके भी देखा कि एक एक एलिमेंट को विजिट करना, ठीक है, इधर हम वैल्यूज को इंसर्ट करवाने के लिए करें या डिस्प्ले करवाने के लिए करें, ठीक है। इंसर्ट के लिए भी हम ट्रैवर्सिंग कर रहे होंगे अगर हमें तमाम वैल्यूज पर हर इंडेक्स पे वैल्यूज जो है जाकर ऐड करवाना हो, और सिंपली अगर वो इंसर्टेड है तो उसे डिस्प्ले करवाने के लिए भी हम ट्रैवर्सिंग कर रहे होते हैं। इंसर्शन यानी एलिमेंट को इंसर्ट करना, दैट्स अनदर ऑपरेशन। सर्च करना, इसके लिए तो हम सेपरेट सर्चिंग के अंदर मल्टीपल्स टाइप देख रहे होंगे किसी वैल्यू को सर्च कैसे किया जाता है, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। डिलीटिंग एन एलिमेंट, किस किस तरह से डिलीट किए करने के तरीके हो सकते हैं। दो एरेस को मर्ज करना और सॉर्टिंग करना, इधर असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में,
These are the operations which applied on the array data structure. Hope you understand what is the array data structures, the concept of the static and dynamic memory allocation on it, indexing किस तरह से रीड की जाती है, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी एलिमेंट, इंडेक्स नंबर और उसका रेफरेंस मेमोरी क्या है, वो सारी चीज़ें हमने जानी। नेक्स्ट सेशन पे जैक्ड एरे समझते हैं और फिर उसके बाद ऑपरेशन पे जाएंगे। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, इसी तरह से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीखते रहें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।